हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष क्लास 10th की चैप्टर 1 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो इसका पहला पाठ है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता, जनक आदि के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ था। एक दलित परिवार में, एक निम्न जाति के वर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन है बहुत ही तकलीफ़ों और समाज की हीन नज़रों से गुजरा है। समाज के जितने भी लोग, समाज में जो भी उस समय समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत का जो भेद था वो असीम सीमा पर थी, प्रकाष्ठता थी उसकी, और उन सब को इनको झेलना पड़ा। उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और समाज में एक बदलाव लाने का निश्चय किया। इसलिए इनके व्यक्तिगत, इनके चिंतन, इनके रचनात्मकता पर 3 ऐसे प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे जिन्होंने इन्हें प्रेरित किया। तो वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये इतिहास के मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर हमारे सामने उभरे। उस दौर में भी इन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क गए और फिर वहाँ से वे लंदन की ओर गए। इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म आदि अनेक इनकी रचनाएं हैं। हमारे भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय विभाग से हिंदी में इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रकाशित हुए, जो कि 21 खंडों में प्रकाशित है। तो प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहेब का एक भाषण है। भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण है और इसे ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरित किया। ये लाहौर के जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन में ये भाषण देने पहुँचे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका मूल रूप जो है वो अंग्रेज़ी में है और यह भाषण 1936 ईस्वी में दिया गया था। ये लेखक के बारे में कुछ रहे और इस पाठ के बारे में इस प्रस्तुत पाठ में बाबा साहब ने श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है। तो इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। जातिवाद के समर्थक अक्सर यह तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम का ही रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेखक इस तर्क का खंडन करते हैं और इस बात को वो झुटलाते हैं और कहते हैं जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती बल्कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी कर देती है। यह मनुष्य की रुचि, क्षमता और योग्यता को दरकिनार करके जन्म के आधार पर उसका पेशा निर्धारित करती है। यानी लेखक का कहना है कि किसी भी प्रकार से जाति श्रम विभाजन वह न्यायकारी नहीं होता है। आज हम की यह विडंबना है, इतने पढ़े लिखे लोग भी इसके पोषक बने हुए हैं।
जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ता है तो वह उसे टालने की कोशिश करता है और पूरी लगन व कुशलता से काम नहीं कर पाता है। इससे समाज में आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की हानियां होती हैं। लेखक का कहना है कि जाति प्रथा या श्रम विभाजन किसी प्रकार से समाज के लिए हितकर नहीं है। अगर हम किसी की जाति से ही उसकी पेशा का निर्धारण कर दे तो यह गलत होगा, क्योंकि उसमें क्षमता ऐसी है या नहीं है, या वह उस कार्य को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और पहले से ही माँ के गर्भ में ही बच्चे हैं और उसकी जो पेशा है वो निर्धारित कर दी गई है। यह उचित नहीं है। समस्या जो है इनका कहना है लेखक का कि जाति प्रथा की आलोचना सुनकर यह प्रश्न, मतलब लोगों के मन में यह प्रश्न स्वतः ही आएगा कि लेखक स्वयं जातियों के विरुद्ध क्यों है, उनकी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो लेखक का कहना है कि उनकी दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी जिस समाज में स्वतंत्रता हो, अपनी स्वेच्छा से अपनी पेशा को चुनने की स्वतंत्रता हो, पढ़ने की स्वतंत्रता हो, समता हो और सबको एक जैसे साधन उपलब्ध कराया जाए, उसे जाति या श्रम जाति के आधार पर और अलग अलग संसाधन उपलब्ध ना कराया जाए। सभी को शिक्षा ग्रहण करना है तो उसके जितने भी साधन हैं उसे प्राप्त हो, और आपसी प्रेम जहाँ हो वही एक आदर्श समाज है। आदर्श, लेखक आगे कहते हैं कि आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। गतिशील भी होना चाहिए, समय समय अनुसार हमें परिवर्तन की डोर को भी पकड़ कर रखना है। ऐसे समाज के बहुविध हितों बहुत सारे हितों में सबका भाग होना चाहिए। यानी समाज का फ़ायदा किस में हो, समाज का हित किस में हो, समाज का विकास किस में हो, इसमें सबका भाग होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इस पाठ में लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का खंडन कई तर्कों के माध्यम से किया है। तो अब इस पाठ से कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके वही, अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? पहले वो न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से वह लंदन में। उनके जीवन पर किन 3 व्यक्तियों का प्रभाव बना रहा? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी के माता पिता का क्या नाम था? तो माता भीमाबाई, जिनके नाम पर इनके नाम के आगे पिता रामजी मालोजी सकपाल। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अंबेडकर जी अपने माता पिता के 14वीं संतान थे और अंतिम संतान थे। द अनटचेबल्स, हु आर द और हु आर शूद्रास किनकी रचना है? द अनटचेबल और हु आर शूद्रास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये निम्न वर्ग से जुड़े हुए हैं। पुस्तक जो है छुआछूत और निम्न वर्ग से दलित वर्ग का है, तो ये डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखी गई है और इनका मूल लेखन जो है वो अंग्रेजी में हुआ है। हिंदी में इनकी कौन सी पुस्तक भारत सरकार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित हुई? तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक भाषण है। प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर जी के किस भाषण से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रस्तुत भाषण को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने। प्रस्तुत भाषण कहाँ दिया गया? जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में। तो ये जो है आपका पहला पाठ से प्रश्नोत्तर है और वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है, और ऊपर मैंने जो सारांश बता दिए हैं उसी के अंतर्गत आपके जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको यथापूर्वक कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद।